अभी हाल ही में नेपाल की राजनीति में उस वक्त बड़ी सनसनी मच गई जब नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह ने यह ऐलान कर दिया कि वो आने वाले 15 दिनों में देश के हर उस दलित और पिछड़े वर्ग से माफी मांगेंगे जिन्हें सदियों से जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के कारण प्रताड़ित होना पड़ा है। बालेन शाह के इस कदम की पूरी दुनिया में काफी तारीफ हो रही है। तो भारत में एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि नेपाल के बाद तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ दलित पिछड़े वर्ग के लोग सदियों से इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं जिनके जवाब अब भारत के दलित भी चाहते हैं। वहीं नेपाल के पीएम का क्या ये कदम जातिगत भेदभाव खत्म कर सकता है? वहीं पड़ोसी देश के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही क्या ये माफी उस दर्द पर मरहम का काम करेगी जिसका दर्द सदियों से झेल रहे हैं? वहीं नेपाल में दलितों और पिछड़ों को लेकर जो फैसले किए गए हैं उसका राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या ऐसा भारत में संभव है या नहीं? अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल का ये कदम किस बदलाव को जन्म देगा, साथ ही ऐसा भारत में संभव है या नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीम सेना। आपको भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के धर्म बदलकर बौद्ध अपनाने का कारण याद है? वो मानते थे कि हिंदू धर्म से कभी भी जातिवाद नहीं जाएगा और न ही ये भेदभाव कभी खत्म हो सकेगा। ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही भी है। भारत में जहाँ धर्म निरपेक्षता है, वहाँ जब जातिगत भेदभाव की स्थिति इतनी खराब है तो जरा सोचिए, जिस देश ने खुद को हमेशा एक हिंदू राष्ट्र कहा, वह दलितों और पिछड़ों की स्थिति क्या होगी? नेपाल में करीब 13 से 15% आबादी दलित पिछड़ों की है, जिन्होंने सदियों से जातिगत भेदभाव झेला है। जातिगत भेदभाव के मामले में नेपाल भारत से कहीं से कमतर नहीं है। मंदिरों में प्रवेश देने पर उनके साथ अछूतों वाला व्यवहार करना, उनके बच्चों की शिक्षा पर रोक या फिर उनके साथ एक पंक्ति में खाने की बात हो, भारत और नेपाल की स्थिति एक समान ही रही है। शिक्षा देने के मामले में भी नेपाल में दलितों की स्थिति बेहद दयनीय है। खासकर हायर एजुकेशन में तो शायद आपको गाये भगाए की सुनने को मिले कि किसी दलित को ऊंचाई हासिल हुई हो, ना तो वो आर्थिक रूप से मजबूत है और ना ही बेहतर कार्य कर सकते हैं, और इसी स्थिति में सदियों से लोग रह रहे थे। लेकिन अब बालेन शाह ने अपने 100 दिनों के एजेंडे के तहत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को बराबरी और समानता देते हुए माफी का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में संभव है? तो जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि जहां नेपाल ने भेदभाव को अपनी गलती मानकर स्वीकार करके आगे बढ़ने की पहल शुरू की, तो वहीं भारत में संविधान होते हुए भी देश को मनुस्मृति पर लाने के प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जाति में बटी हैं, जहां बराबरी की बल्कि ताकत की बात की जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। भारत में कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा कि जातिगत भेदभाव उनके साथ अन्याय था, क्योंकि मानसिकता ऐसी है कि वो उनका दायित्व था। दलितों को कभी भी मुख्यधारा का हिस्सा बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में नेपाल ने जो कदम उठाया वो भारत में केवल एक सुनहरी कल्पना मात्र ही है। नेपाल ने जिस तरह से स्कूल कॉलेज राजनीति बैन की है, उससे बच्चे वहां शिक्षा पर ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा भारत में होता है तो कई राजनीतिक पार्टियों की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। सबसे अच्छा कदम ये उठाया गया कि अब से विदेशी शिक्षा प्रणाली नेपाल में नहीं चलेगी। 5वीं तक के बच्चों के एग्जाम नहीं होंगे, पढ़ाई की तरह होगी, रेस की तरह नहीं। लेकिन क्या ये भारत में हो सकता है, जहां आज के समय में शिक्षा सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला व्यापार बन गया है? हालांकि नेपाल को ये स्वीकार करना कि दलितों के साथ अन्याय हुआ है एक बड़े बदलाव की निशानी है। भारत में ये बदलाव होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर इस सच को स्वीकार करना ही नामुमकिन है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। नेपाल का ये कदम बड़े बदलाव का इशारा है। हालांकि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में अगर बदलाव लाने की भी कोशिश होती है तो कहां तक सार्थक होगा ये कहना मुश्किल है। कि वैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नेपाल ने जो कदम उठाया है, अगर भारत में ये उठाया जाए तो किन बदलावों को देखने को मिलेगा? क्या जातिवाद भारत से कभी खत्म हो सकता है? ये भी बताएं।